डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? तो आज हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और ज़बरदस्त टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 12 है 10th का। इसके हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं फ़िज़िक्स के। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। आपको मैं बता दूं कि इस टॉपिक को मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टन मीडियम fall on the surface of another medium, a part of it turns back। ये बात है असल। देखें जी, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टन मीडियम, एक ख़ास मीडियम में से आते हुए जब लाइट है वो दूसरे मीडियम की किसी सरफेस से टकराती है, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक, उसका कुछ हिस्सा वापस मुड़ जाता है। इन सेम मीडियम, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन है, उसमें वो सारी की सारी चीज़ें वापस नहीं जाती। हमने पिछले चैप्टर्स में रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा है। तो वो सारी की सारी जो चीज़ है वो वापस नहीं जाती, उसका कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाता है और कुछ वापस हो जाता है। उसका जो वापस हिस्सा जो वापस जाता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर साउंड का हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ वेव सेम ही ये फिनोमेना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप देखें, इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, तीन चीज़ें हैं। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस जगह पे इंसिडेंस हो रहा है वो तमाम जो है ऑल लाई इन द सेम मीडियम, एक ही मीडियम में, एक ही प्लेन में वो लाई करते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दूसरा ला है, यानी कि एंगल आई इक्वल टू है एंगल आर के। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। इससे पहले हम आपको वो दिखाते हैं कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है, और उसके बाद हम ये टाइप्स भी पढ़ लेते हैं, फिर उसकी भी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेसेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन। द irregular reflection, the reflection from rough surface is irregular reflection। ये देखें जी, हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिखा रहे हैं। इंसिडेंट रे, ये वो रे है ए ओ जो आग के मिरर के ऊपर टकरा रही है, और ये वो ओ बी रे है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। तो ये 90 का एंगल बनाता है हमेशा। तो आप देखेंगे जितना ये एंगल बना के आ रही है, एंगल आई इसका नॉर्मल के साथ, और रिफ्लेक्टेड एंगल आर रिफ्लेक्टेड रे के साथ, तो ये बिल्कुल सेम होते हैं। जितनी तिरछी आएगी उतनी ही तिरछी जाएगी। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि ये ए ओ नॉर्मल और ओ बी तीनों एक ही प्लेन के अंदर हैं और एक ही मीडियम के अंदर हैं। जो दूसरा लॉ है वो ये कहता है कि ये इंसिडेंस एंगल जो है ये रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे कि स्मूथ सरफेस जो रिफ्लेक्शन होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो रही। जितने एंगल पे रे आती है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। जबकि इरेगुलर या रफ सरफेस, जो खुरदरी सरफेस है सतह, उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कोई रे किसी तरफ मुड़ जाती है, कोई किसी तरफ वापस पलट जाती है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है इसको हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे आपको हम दिखाते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल का मिरर क्या होते हैं?
A mirror whose polished reflecting surface is a part of hollow sphere of glass or plastic is called spherical mirror. एक वो मिरर है जिसकी पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सतह किसी खाली हालो होता है, खाली सफ़ियर जो ग्लास का या प्लास्टिक का बना हुआ है उसका पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। आगे इस स्फेरिकल मिरर को पढ़ने के लिए देखें जी हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, वो हम देखेंगे। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर वो होता है जिसकी अंदरूनी कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज़ रिफ्लेक्टिंग। ये आपने इतनी बात याद रखनी है, इनर कर्व्ड सरफेस इज़ रिफ्लेक्टिंग इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर। ये जो बात है इनर कर्व्ड सरफेस वो कनकेव मिरर होता है। ये देखें ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, इसकी इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। कन्वेक्स मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व्ड सरफेस इज़ रिफ्लेक्टिंग इज़ कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। वो मिरर देखें, ये इतनी बात आपने याद रखनी है, आउटर कर्व्ड सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, अगर इनर है तो उसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। अब देखिए जी पोल क्या होता है। इट इज़ द मिड पॉइंट, ये दरमियान वाला पॉइंट है, ये किसका, कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है उसकी जो कर्व्ड सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम कहते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें जी, अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, तो उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद कुछ और टर्म्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज़ पार्ट। जिस अभी हमने आपको दिखाया स्फेरिकल मिरर जिससे हमने काट के वो स्फेरिकल मिरर बनाया है, उसका जो मिरर का जो स्फीयर का रेडियस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है ये भी हम आपको दिखा देते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फीयर। ये जो लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जो सेंटर को और मिरर के पोल को मिलाती है। इसको ये देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी मेन लाइन इसकी। प्रिंसिपल फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू अ पॉइंट एफ, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। कनकेव मिरर के अंदर से गुजरने के बाद जो रेज़ हैं वो पैरेलल लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे इकट्ठी होके एक पॉइंट एफ पे मिलती हैं, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अच्छा, वो प्रिंसिपल फोकस देखें, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये पैरेलल रेज जो है टकराने के बाद यहाँ से गुजरती हैं, इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसी तरह ये कन्वेक्स मिरर की सूरत में ये वापस मुड़ जाती हैं और एक वर्चुअल ये आपको फोकस मिलता है, इस पॉइंट से आती हुई ये रेज नज़र आती हैं, तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल फोकस होता है ये कन्वेक्स मिरर का। तो अब देखें जी फोकल लेंथ, आपने फोकल लेंथ, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस। वो डिस्टेंस जो हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं ये पोल से लेकर फोकस तक, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, सॉरी फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस ये पॉइंट है और ये जो लेंथ है पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये देखें जी हमारे पास मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूला इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, इमेज डिस्टेंस Q फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ F। तीन चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर P, इमेज डिस्टेंस Q फ्रॉम मिरर एंड फोकल लेंथ F ऑफ दैट मिरर। वी कैन राइट इट एज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, what is reflection of light? Light is the bending of light as it passes from one transparent medium into another is called refraction.
ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये है कि बेंड होना है, मुड़ना है किसका, लाइट का, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक ग्लास की स्लैब है। इसके ये हवा के अंदर से जब लाइट ग्लास के अंदर एंटर होती है तो वो जब लाइट मीडियम से डार्क मीडियम में लाइट एंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब बाहर निकलती है तो नॉर्मल से परे बेंड हो जाती है। आप ये देखें कि लाइट ये बेंड हो रही है, इसको हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी अपने रास्ते से जो लाइट हट जाती है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये बिल्कुल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में ये होते हैं। द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज़ ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। एक कांस्टेंट होता है साइन आई ओवर साइन आर, वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ को साइन आई ओवर साइन आर को हम स्नील्स लॉ भी कहते हैं। ये भी आप सुन लें, इसको देख लें। नेक्स्ट आप देखें जी, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ कॉज्ड बाय डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो आपको ये बताएं कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो जो स्पीड ऑफ लाइट है मुख्तलिफ मीडियम के अंदर जो मुख्तलिफ होने की वजह से होता है। तो हवा के अंदर इन एयर 3.0 इंटू 10⁸ ms-1 मीटर पर सेकंड इसका लाइट का होती है स्पीड, और वाटर में होती है 2.3 10⁸। इसमें आप देखें 10⁸ सब में सेम है। हवा के अंदर 3 है, वाटर के अंदर 2.3 है और ग्लास के अंदर 2 है। ये इसी तरतीब से कम होती जा रही है, आपको याद रखने में आसानी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ अ मीडियम इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट c इन द एयर, यानी स्पीड ऑफ लाइट हवा के अंदर और स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर, उनकी जो रेशो है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जो n है दैट इज़ इक्वल टू c ओवर v। c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है और v जो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम है। इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हम पढ़ते। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम एंटर इनटू अ रेयर मीडियम। जब गाढ़े मीडियम में से हल्के मीडियम में आती है लाइट तो इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखें, ये नॉर्मल से थोड़ी सी बाहर की जानब मुड़ जाती है जब लाइट से, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर आती है। तो फिर होता क्या है, जूँ हम ये इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। एक ऐसा ख़ास एंगल आएगा ये इंसिडेंट एंगल का जिसके ऊपर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये 90 के एंगल पे मुड़ जाएगी। इसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट causes द रिफ्रैक्टेड रे इन द मीडियम टू बेंड थ्रू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड अ क्रिटिकल एंगल। ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। अब जब व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर दैन क्रिटिकल एंगल, ये जब इंसिडेंस एंगल इस क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वापस उसी मीडियम में मुड़ आएगी, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस become larger than critical angle, no refraction occurs, the entire light is reflected back into the denser medium. This is known as total internal reflection। यानी कि सारे का सारी लाइट वापस मुड़ आती है, उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर, total internal reflection is used in optical fiber which has number of advantages in telecommunication field। fiber optic consists of hair size thread of glass or plastic through which light travel। अच्छा, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है ये, यहाँ से
फाइबर ऑप्टिक किस पे एक धागे के साइज़ के ग्लास के यानी शीशे के या प्लास्टिक के रेशे होते हैं जिनमें से रोशनी ट्रैवल करती है। इनर पार्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज़ कॉल्ड कोर, अंदरूनी हिस्से को कोर कहते हैं। और बाहर वाला हिस्सा जो आउटर कंसेंट्रिक शेल उसको हम क्लैडिंग कहते हैं। द कोर जो है वो ग्लास प्लास्टिक रिलेटिवली हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बनी होती है। और क्लैडिंग जो है वो क्लैडिंग इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर strike the core cladding boundary at an angle of incidence greater than critical angle and is refracted back into the core. In this way light travel many kilometers with small loss of energy. तो ये वो उसूल है जिसके तहत फाइबर ऑप्टिक काम करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कि लाइट जो है क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल के साथ उसमें एंटर होती है और उस बगैर ज़ाया हुए या बाहर निकले वो मीलों तक सफ़र करती है, जिसकी वजह से आज के दौर में हमारी टेली कम्युनिकेशन इतनी फास्टर हो गई है कि अमेरिका में बैठा बंदा भी एक आपको वो आंखें झपके तो आप उसको देख सकते हैं और वो अगर हाथ हिलाता है तो उसको भी देख सकते हैं। जबकि अगर आप एरोप्लेन के ऊपर फ़्लाइट पे जाएं तो उसमें 20 से 25 घंटे लग सकते हैं। लेकिन इतने फासले पे होने के बावजूद भी 7 समंदर पार भी आप ऑप्टिकल फाइबर की कमाल की वजह से उस बंदे को फ़ौरन पे उसी वक्त उसी लम्हे देख रहे हैं जब वो मूवमेंट कर रहा होता है। ये एक कमाल जो है वो एक इन्वेंशन है। ये देखें ये लाइट पाइप है। लाइट पाइप क्या होता है जी? लाइट पाइप 1000 ऑफ ऑप्टिकल बंडल पर मुश्तमिल होता है जो इकट्ठे होते हैं। दे आर यूज टू इल्यूमिनेट होता है रोशन करना। द इनएक्सेसिबल प्लेस वो जगह जहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते डायरेक्ट by the doctor or engineer. For example, doctor view inside the human body. They can also be used to transmit image from one place to the another. ये लाइट पाइप है जी। आगे एंडोस्कोप है। एंडोस्कोप क्या होती है? एंडो का मतलब होता है अंदर, स्कोप का मतलब होता है देखना। एंडोस्कोप इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक। एक्सप्लोर होता है आपने कोई छुपी हुई चीज़ को सामने लाना। डायग्नोस्ट होता है बीमारियों का पता लगाना। द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामिन द स्टमक, ब्लैडर एंड थ्रॉट आर कॉल्ड गैस्ट्रोस्कोप। गैस्ट्रोस्कोप होती है जो स्टमक का करती है और ब्लैडर का जो मुआयना करती है वो सिस्टोस्कोप होती है। ब्रांकोस्कोप जो होती है वो आपके थ्रॉट का यानी गले का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज़ कॉल्ड एंडोस्कोपी। यानी अगर एंडोस्कोप को इस्तेमाल कर रहे हैं आप मेडिकल ट्रीटमेंट में तो उसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी। नेक्स्ट जी लेंसेज हैं। अ लेंस इज़ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है हैविंग 2 सरफेसेस, जिसकी 2 सरफेसेस होती हैं। ऑफ विच एट लीस्ट 1 इज़ कर्व्ड, जिसकी सरफेस एट लीस्ट 1 जो है वो कर्व्ड हो उसको हम कहते हैं लेंस। टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं हमारे पास। 2 तरह के लेंस होते हैं, कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। द लेंस विच काजेज इंसिडेंट पैरेलल रे टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट, जो लाइट को कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और जो डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, उसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये आप देखें जी कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस है। द लेंस विच काजेज द पैरेलल रे ऑफ लाइट टू डाइवर्ज फ्राम अ पॉइंट, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये देखें जी आपके पास ये डबल कन्वेक्स लेंस है यानी दोनों तरफ से कर्व्ड है। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, एक साइड प्लेन है एक साइड कर्व्ड है। ये कनकेवो कन्वेक्स लेंस है यानी अंदर से ये कनकेव है और बाहर से कन्वेक्स है। इसी तरह आप देखें ये आपके पास कनकेव लेंस है, ये डबल कनकेव है यानी दोनों साइड से कनकेव है। ये प्लेनो कनकेव है, एक साइड से प्लेन और दूसरी तरफ से कनकेव है। ये कन्वेक्सो कनकेव है यानी एक साइड से कनकेव है और बाहर वाली साइड से कन्वेक्स है। ये हमारे पास लेंस की अकसाम है। लेंस के लिए भी हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो
मिरर के लिए थी प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह जैसे मिरर में थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस भी वही प्रिंसिपल एक्सिस है जो उसके सेंटर में से गुजर रही है। ऑप्टिकल सेंटर, जो मिरर का पोल होता था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है। जो लेंस का सेंटर होगा ये उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। मिरर का पोल था और इसका सेंटर होगा, इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये देखें जी, प्रिंसिपल फोकस है ये, जहाँ पे कन्वेक्स लेंस के अंदर से गुजरने के बाद रेज एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। आप इसको देखें, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? द लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस after refraction meet at a point on the principal axis, this called principal focus or focal point f। फोकल लेंथ f क्या होती है जी? ये देखें, बड़ा सिंपल है। उसी तरह दिस इज़ फोकल लेंथ क्या? दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ये देखें, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास, पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर क्या होती है? पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। यानी कि फोकल लेंथ का जो उलट है, रेसिप्रोकल है, उसको हम पावर कहते हैं। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू P1/f फोकल लेंथ इन मीटर। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर denoted by a symbol D if f is expressed in meter, so that 1 D is equal to 1 मीटर इनवर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमेज फार्मेशन बाय लेंसेज। इमेज फार्मेशन कैसा होता है? ये 3 रेज हैं, इनकी अगर आप खसूसियात पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा इमेज कैसे बनता है। द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through principal focal point after refraction by the lens। जो पैरेलल जा रही होती है वो टकराने के बाद फोकस में से गुजरती है। द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासिस स्ट्रेट थ्रू द लेंस एंड रिमेन्ड अनडेविएटेड, यानी वो मुड़ती नहीं है जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर। रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट बिकम्स पैरेलल आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। ये देखें, हमने 3 रेज की खसूसियात पढ़ी हैं। जो रे पैरेलल हो आ रही है वो लेंस को टकराने के बाद फोकस में से गुजरती है। जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है ये देखें जी, आप जो रे पैरेलल आ रही है वो टकराने के बाद फोकस में से गुजरती है। जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है वो ऑप्टिकल सेंटर में से बिल्कुल मुड़े बगैर गुजरती है। जो पहले फोकस में से गुजर के टकराती है वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है लेंस में गुजरने के बाद। तो ये देखें, ये कनकेव लेंस के लिए भी उसी तरह है, इसका इमेज पीछे आके बनता है। ये जो टकरा के ये इधर चली गई। अच्छा, आगे आप देखें इमेज फार्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देख लें कि जब ऑब्जेक्ट 2f से बाहर पड़ी होती है तो इमेज f और 2f के अंदर बनता है। अच्छा, दूसरी बात आप देख लें, अगर ऑब्जेक्ट जो है 2f के एन ऊपर पड़ी है तो इमेज भी 2f के ऊपर बनता है। ये आपने याद रखनी है बात। नेक्स्ट आप देखें कि जब f और 2f के दरमियान ऑब्जेक्ट पड़ी है तो इसका जो आपका है इमेज है जो वो 2f से बाहर चला गया। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट f के ऊपर आ जाए तो कोई इमेज नहीं बनता, क्योंकि जो टकराने के बाद जो रेज़ हैं वो पैरेलल हो जाती हैं और पैरेलल रेज़ ना कहीं टकराती हैं ना कहीं पे इमेज बनता है। अगर f से भी अंदर आ जाए ऑब्जेक्ट तो फिर रियल इमेज नहीं बनता, वो वर्चुअल इमेज बनता है और वो वर्चुअल और इरेक्ट और बड़े साइज़ का इमेज बनता है। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज हैं जी, कैमरे में इस्तेमाल होते हैं लेंस, स्लाइड प्रोजेक्टर में और फोटोग्राफ इनलार्जर में होते हैं। जो लोग इंटरेस्टिंग रखते हैं इन टॉपिक को आप बुक से पढ़ सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है जी? सिंपल अब मैग्नीफाइंग ग्लास, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है सिंपल सा,
उस इज़ अ कन्वेक्स लेंस, वो कन्वेक्स लेंस होता है वो विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज, जिससे थोड़ा सा इमेज बड़ा होकर दिखाई देता है इस और स्मॉल ऑब्जेक्ट का, इसको हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू इनलार्ज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स मैग्नीफाइंग पावर। वो एबिलिटी मैग्नीफाइंग उसकी माइक्रोस्कोप की जिससे वो बड़ा इमेज करके दिखाती है उसको हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। तो m जो है वो थीटा डैश ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ के इक्वल होते हैं। डी जो है इमेज डिस्टेंस है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेंथ से, और एफ जो है वो उसकी फोकल लेंथ है। नेक्स्ट आप देखें जी रिजॉल्विंग पावर, द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट सोर्सेज, यानी किसी ऑब्जेक्ट की या किसी इंस्ट्रूमेंट की वो काबिलियत जिसकी वजह से दो करीब करीब पड़ी हुई चीज़ों को वो क्लियर दिखा सकता है, इसको हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। जिन कैमरों की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है यानी पिक्सल ज़्यादा होते हैं वो बहुत क्लियर तस्वीर हमें दिखाता है। अच्छा जी, आप आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और ह्यूमन आई हैं, ये आप बुक से पढ़ लेंगे। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। अकामोडेशन क्या होती है? अकामोडेशन होती है एडजस्टमेंट, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना। ये रेटिना के ऊपर जो शार्प क्लियर इमेज बनाते हैं आँख, मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर एडजस्टमेंट करके उसको हम कहते हैं अकामोडेशन, क्लियर चीज़ों को देखने के लिए। नियर पॉइंट क्या होता है? द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस फ्राम द आई ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना। तो ये जो करीब तरीन आँख के वो पॉइंट है जहाँ तक आँख क्लियर देख सकती है उसको हम नियर पॉइंट कहते हैं। फार पॉइंट, अ फार पॉइंट ऑफ आई इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्राम द आई ऑन द विच इट फुली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस। कहता है दूर से दूर तक वो पॉइंट जहाँ तक आँख क्लियरली देख सकती है उसको हम फार पॉइंट कहते हैं और फोकस कर सकती है। आगे जी डिफेक्ट्स ऑफ विजन है हमारे पास। द इनएबिलिटी ऑफ आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली इज़ कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी आँख का वो ख़राबी जिसकी वजह से वो सही तरह इमेज नहीं बना पा सकती उसको हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं, आँख की प्रॉब्लम कहते हैं, ख़राबी कहते हैं। नियर साइटेडनेस या मियोपिया, नियर साइटेड मतलब नियर नज़दीक की आँख का प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम है जिसमें नज़दीक की चीज़ें वो दुरुस्त देख सकती है लेकिन दूर की चीज़ें दुरुस्त नहीं देख सकती। सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी दूर की चीज़ें सही नहीं देख सकते, इसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। क्लियरली विदाउट स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स होती हैं आपके पास कोई इजाफी सहूलतें। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज़ शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, करीब नज़री इसको हम कहते हैं। करीब, ये देखें इसको ज़रा क्लियर पढ़ना है कि ये प्रॉब्लम ये है कि दूर की चीज़ें सही नहीं दे सकती लेकिन इसका नाम करीब नज़री है यानी नियर साइटेडनेस है। तो इसके नाम से ये आपने मतलब लेना है कि जो नाम है वो प्रॉब्लम दुरुस्त है, यानी नियर साइटेडनेस का मतलब है करीब की चीज़ें सही नज़र आती हैं लेकिन दूर की चीज़ें सही नज़र नहीं आती। द नियर, ये प्रॉब्लम कैसे हम ठीक कर? नियर साइटेड आई कैन बी करेक्टेड विद ग्लास और कंटैक्ट लेंस दैट यूज़ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस को इस्तेमाल करके हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, वो मियोपिया था, ये हाइपरमेट्रोपिया है। द डिसेबिलिटी, फार साइटेडनेस का मतलब है दूर की चीज़ें सही नज़र आती हैं, करीब की चीज़ें सही नज़र नहीं आती। डिसेबिलिटी ऑफ आई टू फॉर्म डिस्टेंस इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना, इसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस। इस डिफेक्ट को हम, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द एड ऑफ सूटेबल कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस लगा के हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ये हमारा चैप्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको हमने क्लियर कर लिया है। इसमें से शॉर्ट से आपके लिए नोट्स बनाए हैं मैंने, तो आपको चाहिए कि इसको अच्छी तरह तैयार करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।